morning class. So today I will start a new chapter, that is cash book. So what is cash book? Cash book is a subsidiary book in which all transactions, receipts and payments are recorded. Cash book क्या होती है? एक सब्सिडरी बुक होती है जिसमें जितनी भी किसी भी फॉर्म की कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं या जो कि रिसीप्ट्स और पेमेंट से रिलेटेड होती हैं, उन सभी को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है. तो नॉर्मली अभी तक हमने जो पिछले चैप्टर करे हैं उसमें हमने जर्नल का चैप्टर किया, देन लेजर का चैप्टर किया. तो जर्नल में हम क्या करते थे? सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते थे. ठीक है. तो सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड हम जर्नल में करते थे. आफ्टर दैट वी हैव टू मेक अ लेजर. हमने उसके बाद क्या प्रिपेयर किया था? लेजर अकाउंट बनाए थे कि मीन जितनी भी ट्रांजेक्शन्स थी उन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड पर्टिकुलर सेम नेचर की ट्रांजेक्शन को हम एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते थे, जिसको हम क्या बोलते थे? लेजर अकाउंट. ठीक है. तो जो आज का चैप्टर है इसमें हम एक स्पेशल पर्पस बुक बनाएंगे जिसको बोला जाता है कैश बुक. जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी बुक जिसमें कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है. तो ये एक ऐसी बुक होती है, यह एक ऐसी सब्सिडरी बुक होती है जिसमें एक फर्म की जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन होती हैं, कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, चाहे वो रिसीप्ट हो चाहे वो पेमेंट हो, उन सभी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं और उस बुक को क्या बोला जाता है? कैश बुक. एक फॉर्म में ऐसी बहुत सारी अभी तक क्या आपने जर्नल एंट्रीज करी थी, तो जर्नल एंट्रीज में कुछ हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी कर रहे थे, कुछ एक्सपेंसेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी कर रहे थे, कुछ सेल से रिलेटेड. लेकिन ऐसी ट्रांजेक्शन जो परचेज की हैं, सेल की हैं, एक्सपेंसेस पेमेंट की है, कमीशन रिसीव की है, अगर वो कैश में है तो उन सभी ट्रांजेक्शन्स को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वहां पे हमें कैश रिसीव हो रहा है या फिर कैश हम पे कर रहे हैं. तो जितनी भी एक फॉर्म में या एक बिजनेस एंटिटी में कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती हैं, चाहे उसमें कैश रिसीव हुआ हो चाहे कैश पे किया गया हो, उन सभी ट्रांजेक्शन को हम एक पर्टिकुलर बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं और उस बुक को क्या बोला जाता है? कैश बुक. ठीक है. तो बेसिकली 5 टाइप की आपकी सब्सिडरी बुक्स होती हैं. तो अभी हम जो ये चैप्टर पढ़ेंगे इसमें सिर्फ एक ही सब्सिडरी बुक को हम पढ़ेंगे, जो कि क्या है? हमारी कैश बुक. फर्दर बुक्स भी हम पढ़ेंगे. जैसे कैश बुक होती है, कैश में हम कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं. ठीक है. कुछ फर्दर सब्सिडरी बुक्स भी होती हैं, जैसे सेल्स बुक हो गई, परचेज बुक हो गई, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न. तो इन बुक्स को भी हम सब्सिडरी बुक्स ही बोलते हैं. लेकिन जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, सेल्स बुक तो उसमें सेल्स ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे. परचेज बुक इसमें परचेज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे. सेल्स रिटर्न जितना भी रिटर्न हो रहा है सेल किए हुए सामान से, तो वो ट्रांजेक्शन हम एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे जिसे सेल्स रिटर्न बुक बोला जाएगा. और परचेज रिटर्न भी उसी तरह, जितना परचेज किया हुआ सामान रिटर्न किया जाएगा वो परचेज रिटर्न बुक में किया जाए. तो इन सभी बुक्स को इंक्लूडिंग कैश बुक हम क्या नाम देते हैं? सब्सिडरी बुक. क्या नाम देते हैं हम? सब्सिडरी बुक्स. ठीक है. तो अभी हम जो ये चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे, दिस इज द मेन चैप्टर, और मोस्टली आपके एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है. तो बहुत ही ध्यान से अटेंशन देके आपको सुनना है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. तो कैश बुक क्या होती है? एक ऐसी बुक होती है जिसमें एक फर्म को जितनी भी कैश रिसिप्ट्स होती हैं या जितनी भी कैश पेमेंट्स होती हैं वो सभी रिकॉर्ड की जाती हैं और उस बुक को क्या बोला जाता है? कैश बुक. ठीक है. तो अब यहाँ पे आगे टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक एंड अदर बुक्स. तो जैसे मैंने बात करी आपको कि जो कैश बुक होती है और इसी से रिलेटेड अदर फर्दर सब्सिडरी बुक्स होती हैं, तो सभी एक तरीके से सेम ही है. हमें इन सभी को हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं. ठीक है. लेकिन इनकी एडवांटेजेस क्या है? इंक्लूडिंग कैश बुक. कैश बुक की भी वो एडवांटेज है और अदर सब्सिडरी बुक्स की भी. तो क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं? एडवांटेजेस मीन्स क्या क्या फायदे होते हैं. तो सबसे पहला फायदा क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क कैसे होता है? डिवीजन मीन्स बांटना. किसको? काम को. क्योंकि हमने हर एक काम को अलग अलग डिवाइड कर दिया है. ठीक है. इस वजह से हम सभी ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग सब्सिडरी बुक्स में पोस्ट करेंगे. जैसे मैंने बताया कि आपकी जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको हम कैश बुक में डालेंगे, सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में, परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स परचेज बुक में. ठीक है. तो जब हम इस टाइप से अपनी सभी ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग बुक में डिवाइड कर देते हैं तो वहां पे काम बढ़ जाता है. मीन्स एक ही पर्सन को सिर्फ एक ही अकाउंट भी बना, जैसे कि हम बोल सकते हैं अगर हमने बांट दिया है अलग अलग बुक्स को, तो
जो भी उस वर्क को कर रहे होंगे उन लोगों को भी हमने अलग अलग वर्क ही दिया होगा। तो इस वजह से कैश बुक या सब्सिडरी बुक्स की एडवांटेज क्या है, यहाँ पे हम सभी वर्क को डिवाइड कर सकते हैं उनके नेचर के अकॉर्डिंग। क्लियर? कैश वाली ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएंगी, सेल्स वाली सेल्स बुक में, परचेज वाली परचेज बुक में। सेकंड एडवांटेज है सेविंग ऑफ टाइम। सेविंग ऑफ टाइम का मीनिंग है जब भी हम कैश बुक में अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं या अदर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे जो टाइम है वो बहुत ज्यादा उसको सेव किया जा सकता है, बिकॉज हमें पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को ढूंढना नहीं पड़ता है। मीन्स हमें अगर कैश रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन चेक करनी है तो हम डायरेक्ट कैश बुक में उस ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं। अगर वो ट्रांजेक्शन पेमेंट से रिलेटेड है तो पेमेंट साइड को हम चेक कर सकते हैं, अगर रिसीप्ट से रिलेटेड है तो रिसीप्ट साइड को चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर डेट को चेक कर सकते हैं किस डेट पे कौन सी कैश ट्रांजेक्शन की गई थी। तो हमारे ये फर्म की जो भी टाइम होता है या उसके टाइम में बहुत ज्यादा सेविंग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है आपका थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग ये है कि क्योंकि हमने डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया जाता है, अलग अलग नेचर से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन को हमने सब्सिडरी बुक्स में डिवाइड कर दिया है, तो हम किसी भी पर्सन, क्योंकि सभी पर्सन अलग अलग काम कर रहे हैं, तो हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक कर सकते हैं या हम उन्हें रिस्पॉन्सिबल फॉर्म में जिस भी पर्सन को जो भी वर्क दिया गया उसे पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ फैसिलिटी इन चेकिंग। जब भी सब्सिडरी बुक्स के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है तो हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि हम सभी ट्रांजेक्शन को इजीली चेक कर सकते हैं कि सेल्स वाली ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड की गई हैं, परचेज वाली ट्रांजेक्शन्स कहाँ पे रिकॉर्ड की गई हैं, रिटर्न की कहाँ पे हैं, परचेज रिटर्न की कहाँ पे, तो हम इजीली उन्हें चेक कर सकते हैं। तो कैश बुक में भी यही फैसिलिटी होती है कि हम सभी ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं, कौन सी डेट पे ट्रांजेक्शन हुई है, पेमेंट कितनी की गई है, कितनी अमाउंट की गई है, तो उन सभी टर्म्स को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये फायदा हो जाता है। देन फिफ्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि हम सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सभी टाइप की इंफॉर्मेशन हमें इन सब्सिडरी बुक से मिलती रहती है। हर टाइप की इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए होगी तो वो हमें अवेलेबल हो जाएगी थ्रू सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का मीनिंग ये है कि जैसे अब नॉर्मली अगर किसी एक काम को ही एक पर्सन को दिया जाता है तो वो उस काम में बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाता है या उसका एफिशिएंसी लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसी तरह क्योंकि हम सब्सिडरी बुक्स के थ्रू अपने ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग उनके नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं, तो जब कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, सेल्स बुक में सेल्स ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, परचेज बुक में परचेज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, तो इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का वर्क भी किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है, तो वो पर्सन उस काम में बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाता है। स्पेशलाइज्ड मीन्स क्या होता है, अगर हम एक ही काम को बार बार करते हैं, जैसे अगर मैं कैश बुक किसी एक ही पर्सन को प्रिपेयर करने के लिए दे रही हूँ तो उसको वो हैबिचुअल हो जाएगा, वो बहुत इजीली उसे अच्छे से बनाना सीख जाएगा। उसी तरह अगर मैं सेल्स बुक किसी पर्सन को दे रही हूँ प्रिपेयर करने के लिए तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएगा, मीन्स स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और उसका एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, वो इसकी एक एडवांटेज बन जाती है किसकी, सब्सिडरी बुक की। क्लियर? तो ये थी इसकी एडवांटेजेस रिगार्डिंग एडवांटेज कैश बुक एंड अदर बुक्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ कैश बुक। फीचर्स मीन्स एक कैश बुक में कौन कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट फीचर है ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। जब भी हम कोई कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो उस कैश बुक में वही ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जो कैश से रिलेटेड होती हैं या फिर बैंक से रिलेटेड होती है। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कैश बुक का फॉर्मेट है जो हम आगे पढ़ेंगे, कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है उसमें दो साइड्स होती हैं, एक होती है रिसीप्ट साइड, दूसरी होती है पेमेंट साइड। तो जब भी कैश बुक प्रिपेयर की जाती है तो हम स्पेशली उसमें कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। कौन सी साइड, डेबिट साइड। जितनी भी कैश रिसीप्ट्स होती हैं या जितने भी चेक डिपॉजिट किए जाते हैं फर्म में
वो कौन सी साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं, डेबिट साइड। उसी तरह जितने भी कैश पेमेंट्स होती हैं, ये चेक्स की पेमेंट होती है, वो हम कैश बुक में कौन सी साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड। देन थर्ड है आपका फीचर, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मीनिंग ये है कि हम जब भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं जर्नल में, तो आपको पता है कि जर्नल में हम जितनी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उनके डेट के अकॉर्डिंग या सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उनको रिकॉर्ड करते हैं। मीन सीक्वेंस का मीनिंग ये है, कोई भी ट्रांजेक्शन डेट वाइज ऊपर नीचे नहीं होती। अगर हम जन से लेके दिसंबर तक की ट्रांजेक्शन के डेट के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो जब कैश बुक में कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है तो उनका जो ऑर्डर होता है रिकॉर्ड करने का, वो कौन सा होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मीन्स एक सीक्वेंस में डेट के अकॉर्डिंग उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है और कोई भी डेट आगे पीछे नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इट प्रिपेयर द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर एट द सेम टाइम। क्योंकि कैश बुक में हम कैश रिसीप्ट्स को और कैश पेमेंट दोनों को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर आप डायरेक्टली किसी भी ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे तो ये एक तरीके से जर्नल का भी काम करेगा, साथ में लेजर का ही। जैसे हमने बताया था, मैंने लेजर में हमने पढ़ा था कैश अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, तो कैश अकाउंट भी इट्स अ पार्ट ऑफ कैश बुक, ठीक है। कैश अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करना है, बैंक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन अगर हम बात करें सिंगल कॉलम कैश बुक की, जो हम आगे पढ़ेंगे, टाइप्स हैं कैश बुक के, तो सिंगल कॉलम जो कैश बुक होती है उसमें कैश कॉलम को अगर देखा जाए तो वो जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, ठीक है। तो जो भी इसका फंक्शन होता है वो जर्नल का और लेजर दोनों के ही सेम टाइम पे उसके फंक्शन को ये परफॉर्म करता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कैश बुक इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडरी बुक, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स की। 5 टाइप की सब्सिडरी बुक्स होती हैं, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, ठीक है। तो कैश बुक को एक तरीके से हम सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं, और दूसरा इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल बुक। क्यों बोला जाता है सब्सिडरी बुक्स, क्यों बोला जाता है और इसे प्रिंसिपल बुक क्यों बोला जाता है, उसका भी रीजन है। क्या रीजन है, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच रिकॉर्ड्स। जितनी भी कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में, ठीक है। और उनको रिकॉर्ड करने का बेस क्या होता है। अब जैसे हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, सबसे पहले हमने जर्नल पढ़ा था, देन उसके बाद लेजर पढ़ा था। अगर सभी बच्चों को याद हो तो हम जर्नल से जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है उनको कहाँ पोस्ट करते हैं, लेजर में, ठीक है। और लेजर में पोस्ट करने के बाद हम उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैश बुक में, ठीक है। तो कैश और बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है उनका बेस क्या होता है, उनका आधार क्या होता है। आप बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर बेसिस के अकॉर्डिंग ही अगर उन लेजर ही नहीं होगा या फिर जर्नल ही नहीं होगा तो हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। कहाँ पे नहीं कर सकते हैं, कैश बुक में, ठीक है। दैट्स वाई कैश बुक इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक। जितने भी कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो लेजर अकाउंट से टेक ऑफ की जाती हैं और उस वहां से उठाने के बाद हम उन्हें सब्सिडरी बुक्स जो कि कैश बुक होती है उसमें ट्रांसफर करते हैं। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, सब्सिडरी बुक भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन पोस्ट की जा रही है वो डायरेक्ट लेजर से या जर्नल से रिकॉर्ड की जा रही है, ठीक है। अगला है, हम इसे प्रिंसिपल बुक क्यों बोलते हैं। कैश बुक बाय इटसेल्फ कैश अकाउंट। अब जैसे हमने अभी तक बनाया था, लेजर बनाया था, कैश अकाउंट बनाते थे हम, बैंक अकाउंट बनाते थे। तो जो कैश बुक है ये भी अपने आप में ही एक कैश अकाउंट है या फिर बैंक अकाउंट है, ठीक है। द बैलेंस आर एंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली। अब ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे कैश बुक का जो भी बैलेंसिंग फिगर होती है, डेबिट साइड का टोटल करके क्रेडिट साइड का टोटल करके जो भी डिफरेंस आता है दोनों साइड्स में, उसको हम बैलेंस एज ए बैलेंस काउंट करते हैं, बैलेंस सीडी। उस बैलेंस को हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। इसलिए ये एक लेजर का भी पार्ट माना जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड अ प्रिंसिपल बुक। क्यों बोला जाता है, क्योंकि कैश बुक और अपने आप में ही एक कैश अकाउंट भी है और बैंक अकाउंट भी है। और डायरेक्टली यहाँ के जो कैश के बैलेंस है और जो बैंक के बैलेंस है, हम डायरेक्टली, हमें कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसे कहाँ पोस्ट कर सकते हैं,
ट्रायल बैलेंस में। जैसे हमने प्रोसेस पढ़ी थी इस फर्स्ट चैप्टर में, प्रोसेस क्या होती है, जर्नल बनाते हैं, देन लेजर बनाते हैं, ठीक है, देन सब्सिडरी जर्नल बनाते हैं, सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस भी बना सकते हैं या डायरेक्ट जर्नल से लेजर से भी पोस्टिंग कर सकते हैं। तो ये कहने का इस पॉइंट से ये मतलब है कि कैश बुक अपने आप में ही एक कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट होती है, और इस अकाउंट के बैलेंस से डायरेक्ट या कैश बुक के बैलेंस से डायरेक्ट उस बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर सकते हैं, लाइक अ लेजर, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, एक प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता है, ठीक है। अब चलते हैं काइंड्स और टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक होती कितने प्रकार की है, इस चैप्टर में हम 2 टाइप्स की आप कैश बुक पढ़ोगे। फर्स्ट इज सिंपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होती है अभी, सिंपल कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉलम, अगर यहाँ पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक वो होती है जिसमें आपका डिस्काउंट कॉलम भी आ जाता है। तो सिंपल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक ही कॉलम होता है, किसका होता है वो, कैश कॉलम। मीन्स जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उस उसके लिए हम सिंपल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। अब जैसे किसी फॉर्म में बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही हो रही है, तो वो सिंपल कॉलम कैश बुक बनाएगी और कैश की सभी ट्रांजेक्शन को, रिसीप्ट को डेबिट साइड लिखेगी और पेमेंट को क्रेडिट साइड लिखेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी फॉर्म है जो कैश और बैंक दोनों ही टाइप की ट्रांजेक्शन कर रही है, तो उसके लिए जो वो कैश बुक बनाएगी वो कौन सी होगी, 2 कॉलम कैश बुक, जिसको डबल कॉलम कैश बुक भी बोला जाता है। इसमें कैश और बैंक दोनों के ही कॉलम होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है यहाँ पे सिंपल कॉलम कैश बुक, इसका एक फॉर्मेट है यहाँ पे सिंपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। जैसे हमने अभी तक लेजर बनाए थे, डेट, पर्टिकुलर और क्या लिखते थे हम, जेएफ एंड अमाउंट, डेट। यहाँ पे भी वही फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलएफ, क्योंकि ट्रांसपोस्टिंग हो रही है लेजर से। वाउचर नंबर भी आ गया, कौन सा बिल नंबर है, वाउचर नंबर का कॉलम बनाना है, एलएफ बनाना है, और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ एंड अमाउंट, डेट। अब ये होती है आपकी डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो जो डेबिट साइड होती है उसमें हम पर्टिकुलर्स में जितनी भी कैश रिसीप्ट होती हैं वो लिखते हैं, और क्रेडिट साइड पर्टिकुलर कॉलम में जितनी भी कैश पेमेंट्स होती हैं हम वो लिखते हैं। क्लियर सभी बच्चों को, आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये आज का जो लेक्चर है यहीं पे एंड कर रही हूँ। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू सिंपल कॉलम कैश बुक, कि सिंपल कॉलम कैश बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। ये फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में हम किसी सिंपल कॉलम कैश बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नाउ आई एम एंडिंग दिस क्लास। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस।